हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 12th नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं, आशा है कि आपने वो वीडियोज देख लिए होंगे और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं देखा है, नहीं नोट्स बनाया है, तो जा करके उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही है जो आपको ये याद दिलाएगा कि आपने कभी पढ़ाई की थी। अदरवाइज 2 दिन के बाद आपको कुछ नहीं याद रहने वाला। ये कॉमन फेनोमिना है, ठीक है। इसीलिए जाइए, नोट्स बनाइए और उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। एक बात और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर, कमेंट और इसके साथ साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल्स को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं, वहां पे ये शब्द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज की चर्चा कई बार होती है। फ्रेंड्स, क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो होता है वो एक कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई बॉडी भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई जज है जो रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो उसको भी एज ए मतलब एक सिंगल जज की बेंच बना करके उसको भी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर बॉडी हैविंग पावर्स सिमिलर टू द कोर्ट, कोर्ट के जैसा ही उसके पास पावर होता है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली अ कोर्ट। वो कोर्ट के जैसा पावर उसके पास होता है लेकिन वो एग्जैक्टली कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरी बात को। देखिए, दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो कहता है कि वो जो इंडिविजुअल और जो बॉडी है, जो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, दैट कैन एडजुडिकेट ओवर एन इशू। कोई भी पर्टिकुलर इशू होगा उसी में वो एडजुडिकेट कर सकता है, दूसरे इशू में उसको नहीं एडजुडिकेट करना है, ठीक है। तो जो इशू उसको मतलब उसको जो दिया जाएगा करने के लिए, उसको जो अलॉट किया जाएगा उसी में उसका एडजुडिकेशन होगा, ठीक है। दैट कैन पास जजमेंट आल्सो इन दैट ओनली, ठीक है। जो भी जो भी जो भी उनको दिया जाएगा पास, मतलब देखने जो भी उनको दिया जाएगा कि इसका आप केस सुनवाई कीजिए, उसी से रिलेटेड वो जजमेंट भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैन इम्पोज फाइन ऑल्सो, मतलब जो क्वाजी जुडिशियल बॉडी होगी वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है, उतना उसके पास पावर होती है, ठीक है। और ये क्या है, लुक्स इनटू द स्पेसिफिक इशू अंडर अ स्पेसिफिक एक्ट। कोई स्पेसिफिक एक्ट के तहत ही वो स्पेसिफिक इशू को देखेगी, ठीक है। सब कुछ को नहीं वो क्या कहते हैं एड्रेस कर सकती है, जितना उसको अलॉट किया गया उतना ही वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। वो एक कोर्ट के जैसा पावर तो होता है लेकिन एग्जैक्टली एक कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। देखिए, ट्राइब्यूनल्स का जो चर्चा है ये अपने सेक्शन 323A और 323B में इसकी चर्चा की गई है। तो इसके फीचर्स को जरा जान लीजिए। देखिए, इसकी जो मोटा मोटी जो फीचर है वो ये है कि ये फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस को। हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है कौन? ट्राइब्यूनल। और क्या है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड एंड फंडेड। ये जो ट्राइब्यूनल्स है इसको अपॉइंट भी गवर्नमेंट करती है, इसका फंडिंग भी गवर्नमेंट ही करती है। ये स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट के लिए या फिर टैक्स से रिलेटेड हो गया, है ना, तो ये स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे अपने एनजीटी की बात सुनी होगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो अब क्या है, ग्रीनरी से रिलेटेड, मतलब पॉल्यूशन रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं इसमें अगला, कि अंडर स्पेसिफिक लॉ एंड मिनिस्ट्री, किसी मिनिस्ट्री के अंदर होगा या किसी स्पेसिफिक लॉ के अंदर होगा ये ट्राइब्यूनल्स जो होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्राइब्यूनल्स का। देखिए, कहते हैं कि एज इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड केसेस बिकम्स मोर स्पेसिफिक, ठीक है, वी नीड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स विद स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स टू लुक इनटू द दोज केसेस। जैसे मतलब कह रहे हैं कि जो कि नेचुरल जस्टिस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमें जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है और स्पेशलाइज्ड जो कार्यकर्ता है उसकी जरूरत होगी, ठीक है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, कई तरह के ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, कैट का स्थापना हो गया है, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बाद में टैक्स ट्राइब्यूनल्स होता है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, ये क्या लगते हैं, स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं। स्पेशलाइजेशन लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है अगर स्पेशलाइजेशन रहेगा, तो उस विषय में उस ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी, उस बॉडी को बहुत ज्यादा जानकारी होगी, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा, तो एक्शन जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, अफोर्डेबल होता है। और क्या होता है, रिड्यूस बर्डन ऑन द कोर्ट, कोर्ट पे बर्डन जो कम होगा, इससे क्या होगा, पेंडेंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है। कोर्ट अपना काम तो कर ही रही है पैरेलल, उसके साथ साथ अगर किसी एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया तो ट्रिब्यूनल भी एक्स्ट्रा केसेस को सुनवाई कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। अगला पॉइंट क्या है, ब्रिंगिंग मोर जस्टिस टू द पीपल। पीपल के लिए जस्टिस जो है बहुत
जल्दी लेके आता है। मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज जस्टिस, मतलब एक ही कोर्ट के पास सारा कुछ अधिकार सीमित नहीं हो गया है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ये देखिए कि कोर्ट जो है वो तो अपना काम कर रही है, उसके साथ साथ ट्राइब्यूनल भी उसमें सहयोग कर रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला इसमें जो मुद्दा है वो कहता है क्या, एक मिनट, ये देखिए, हाँ, ये क्या कहता है कि इश्यूज विद ट्रिब्यूनल्स, कुछ ट्राइब्यूनल्स के साथ इश्यूज हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। देखिए पहला इशू कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब ये हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल्स आर अंडर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री और लॉ। ठीक है, तो फंडिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। सो द केस रिलेटेड टू दोज मिनिस्ट्री गॉट अफेक्टेड, मतलब अगर फंडिंग दिया जाएगा उससे रिलेटेड अगर कोई केस आएगा तो उसमें स्वाभाविक है कि वहां पे थोड़ा सा फेवर कर लिया जाता है। तो ये एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि ब्यूरोक्रेट एज अ पार्ट ऑफ ट्राइब्यूनल हेजिटेट टू गिव जजमेंट अगेंस्ट द मिनिस्ट्री हुम दे वेयर पार्ट ऑफ। अब कोई जो ब्यूरोक्रेट है वो किसी मिनिस्ट्री में काम करता है, उसी के अगर उसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट अगर केस है तो वो हेजिटेट होता है जजमेंट देने में। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि टू नॉट गिव द जजमेंट इज द बेस्ट जजमेंट, मतलब जजमेंट नहीं देना सबसे अच्छा जजमेंट है, एक ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बात जो है प्रकाश में आई है, ये एक इशू है ट्राइब्यूनल्स का। अगला चीज क्या है, अगला अगला पॉइंट इसका है कि इन ट्राइब्यूनल्स देयर इज मेजॉरिटी ऑफ नॉन जुडिशियल मेंबर्स। अब देखिए नॉन जुडिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने वकालत की पढ़ाई नहीं की है, सबसे लेमन लैंग्वेज में इसको समझिए। मतलब क्या हुआ कि विच इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, मतलब ट्राइब्यूनल में ऐसे लोगों की अधिकता है जो नॉन जुडिशियल मेंबर हैं। ठीक है, और क्या है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ट्राइब्यूनल्स को डोमिनेट करने लग जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा। और क्या होता है, और होता है कि ओवर ट्रिब्यूनलाइजेशन, मतलब ट्रिब्यूनलाइजेशन, ट्रिब्यूनल तो आप बना रहे हैं और ट्रिब्यूनल पर ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ओवर ट्रिब्यूनलाइजेशन हो जाएगा। सो क्रिएटिंग हायरार्की एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस, इससे क्या हो जाएगा, एक ट्रिब्यूनल देखा फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल देखेगा तो हायरार्की बनने लग जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ केस की पेंडेंसी भी बढ़ती चली जाती है। वीडियो को पॉज करके सब कुछ छाप लीजिएगा, नोट्स बन जाएगा आपका। मैं बार बार आपको ये बात कहता हूँ, प्लीज ये मेरी रूल को जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। अंत में आप बहुत खुश होइएगा अपना ही नोट्स देख करके। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे पास भी नोट्स हैं तो मैं भी बहुत खुश हुआ था इसको देख के, इसीलिए मैं ये चीज कहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट क्या कहते हैं, इन सम ट्राइब्यूनल्स द केस डायरेक्टली गोज टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इंस्टीड ऑफ हाई कोर्ट, सो रोल ऑफ हाई कोर्ट डिक्लाइनिंग। कई ऐसा केस है जिसमें ट्राइब्यूनल जब मतलब कोई सुनवाई करता है उसके बाद में अगर रिजल्ट नहीं आया तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हाई कोर्ट का जो मतलब स्टेटस है, रोल है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी एक इशू के रूप में माना गया है। और क्या है अगला, अगला पॉइंट ये है कि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जैसे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव आर डूइंग जुडिशियल जॉब, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसी को ट्रिब्यूनल्स का हेड बना दिया गया और वो जुडिशियल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बिना ट्रेनिंग के वो भी। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। आठवां पॉइंट कहते हैं कि नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अब जो मतलब जो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर हैं उनका ना तो टेन्योर डिसाइडेड है और ना तो अपॉइंटमेंट का जो है कोई यूनिफॉर्मिटी है। तो ये भी चीज एक इशू के रूप में देखा जाता है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि जो मेंबर है वो वो तो अपॉइंट किया जाते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरी। सो इसमें आप ये देखिए, मेंबर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, लेकिन जो चेयरमैन होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो मेंबर होते हैं ट्राइब्यूनल्स के उसको गवर्नमेंट या सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट करती है, लेकिन जबकि उसके जो चेयरमैन होंगे उस ट्राइब्यूनल्स के उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो जो सिलेक्शन कमिटी इटसेल्फ इज नॉन जुडिशियल एग्जीक्यूटिव। जो सिलेक्शन कमिटी है जैसे सेक्रेटरी वगैरह हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो खुद ही नॉन जुडिशियल एग्जीक्यूटिव है। समझ रही मेरी बात को, तो ये भी एक इशू के रूप में देखा जाता है। नॉट इंडिपेंडेंट, अब देखिए इंडिपेंडेंट भी नहीं है, कहने का मतलब जैसे डे टू डे फंक्शनिंग के लिए दे हैव टू मूव टू रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, मतलब किसी भी काम डे टू डे काम है, डे टू डे वर्क है, उसको भी करने के लिए जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है उसका शरण में उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स को। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि देखिए 272 लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है, ह्यूज पेंडेंसी इन कैट। ठीक है, मतलब कितने टोटल 44,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं।
ठीक है, ह्यूज पेंडेंसी है, ये डेटा जो है आप लिख लीजिएगा। दूसरा कहते हैं कि आईटीएटी क्या होता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें तो 90,000 केसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है। अगला क्या है कि लोकेटेड एट दिल्ली और स्टेट कैपिटल, मतलब और दूसरे लोकेशन पे ये अवेलेबल नहीं, तो इससे क्या होता है, इशू ऑफ एसेसिबिलिटी, मतलब जैसे मान लीजिए एक सपोज आपको मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, सपोज कीजिए कि जैसे जम्मू कश्मीर है, तो आप जम्मू कश्मीर में उसका श्रीनगर में उसका ये पड़ता है, क्या कहते हैं, राजधानी, ठीक है, कैपिटल। अब श्रीनगर से दूर जो कहीं रिमोट क्षेत्र में कोई होगा, मान लीजिए वहां पे क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, मान लीजिए पुलवामा में है, तो वो सब ये है, थोड़ा सा हार्ड एरिया है, कारगिल में हमारे लोग को ये है, पर्सन है, उसको ये करना है, तो कारगिल से आना पड़ेगा यहाँ, तो ऐसा एक्सेसिबिलिटी की कमी हो जाती है, समझ गए। अब लद्दाख का सीन देख लीजिए, उसमें भी वही है, लद्दाख में भी इतना बड़ा एरिया है और आप मतलब उसमें भी मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे अवेलेबल है, जबकि वो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है, ठीक है, तो दुर्गम जगहों से आने में यहाँ पे दिक्कत होती है, मतलब जो सेंटर है वहां तक आने में, ठीक है, तो ये एक मुद्दा हो गया। तो ये 10 से 11 इश्यूज हैं, इसको आप अपने लिख करके रख लीजिएगा, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और समझ में तो आपको आ ही गया होगा, ऐसा मेरी आशा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यह है कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है जो गवर्नमेंट ने लिए, तो 2017 में अंडर फाइनेंस एक्ट गवर्नमेंट ब्रॉड क्या एक अमेंडमेंट लेके आई, दिस सेड गवर्नमेंट हैड द पावर टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। उन्होंने क्या किया, रूल फ्रेम किया, किससे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और किससे रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, टेन्योर से रिलेटेड, और क्या कहते हैं, सर्विस कंडीशन से, सैलरी से। तो इन सब के लिए ट्राइब्यूनल्स, मतलब फॉर जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं सबके लिए अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टेन्योर और सर्विस कंडीशन, इन सब से रिलेटेड एक रूल को फ्रेम किया 2017 में। तो रूल 2017 में क्या था कि 3 साल का टेन्योर होगा और सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है वो सेटअप की जाएगी। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये सारे जो रूल्स हैं उसको क्वैश कर दो, इसको हटा दो। उसके बाद में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो थी उसको एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के बोला कि इसमें एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है, ठीक है, सो इट नीडेड जुडिशियल डोमिनेंस नॉट द एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, तो इसको उन्होंने नहीं माना। 3 year टेन्योर इज वेरी शॉर्ट पीरियड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सो विल हैव क्या कहते हैं, लोअर इफिशियंसी, अगर टेन्योर ही कम रहेगा इफिशियंसी उसकी कम हो जाएगी। सो एटलीस्ट 5 year नीडेड, उन्होंने ऐसा कहा कि 5 साल की जरूरत, कम से कम 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, और साथ में ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी वहां पे नहीं थी, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं थी, तो इसको भी उन्होंने एक पॉइंट के रूप में रखा। अगला पॉइंट ये है क्या इसमें कि 2020 में गवर्नमेंट मेड न्यू रूल, क्या बनाया कि 4 साल का टेन्योर रखेंगे एंड ऑल अदर आर सेम एज प्रीवियस वन, मतलब सिर्फ टेन्योर को 4 साल कर दिया, बाकी सबको सेम ही रख दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये जो 2020 वाला था ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट हैविंग 10 year प्लस एक्सपीरियंस आर एलिजिबल फॉर ट्राइब्यूनल मेंबर्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगेन डायरेक्टेड टू चेंज दिस रूल, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला कि इस रूल को चेंज करो, तो गवर्नमेंट ब्रिंग ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस लाया, किस चीज के लिए, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ इशू। अब देखिए ये क्या था, इसमें क्या कहते हैं, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ये एक ऑर्डिनेंस लेकर के गवर्नमेंट आई थी। सो इसमें क्या किया गया कि सेटअप अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने फिर से क्या किया, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी सेटअप कर दिया, ठीक है। मेंबर जो थे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में वो कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट के, ठीक है, पोस्ट चेयरमैन थे, जो पास्ट के जो चेयरमैन थे वो पास्ट चेयरमैन, पोस्ट नहीं पास्ट चेयरमैन थे, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच द ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट, जो भी जिस मिनिस्ट्री के अंदर जो ट्राइब्यूनल था उसके जो सेक्रेटरी साहब होंगे वो भी आईएएस साहब, है ना, इस यही तो बनना है आपको एक दिन, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, है ना, वो भी तो आपको भी किसी ट्राइब्यूनल का जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का आपको भी मेंबर बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप सपने से बाहर निकलिए और इधर आइए। टेन्योर जो है वो 4 साल का है, सपने को हकीकत में बदलने के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो पढ़िए पहले। टेन्योर क्या कहा, 4 साल का, ठीक है, गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस में बोल रही है। उसके बाद क्या कहा कि मेंबर मस्ट मोर देन 50 साल से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज कहा कि 9 डिफरेंट ट्रिब्यूनल इज ओमिटेड, जो डिफरेंट 9 तरह के ट्रिब्यूनल थे उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला इन्होंने क्या कहा है कि the previous one of this ordinance also get
क्वाश्ड इन 2001। अब ये जो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है सबको क्वाश कर दिया गया 2021 में अंडर द केस मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस को याद रखिएगा, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब जितना भी इससे पहले का जो रूल रेगुलेशन है इससे रिलेटेड ट्रिब्यूनल से सबको हटा दिया। किस केस में? मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि ये रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है। इसीलिए जो है द प्रोविजन ऑफ ऑल द मतलब ट्रिब्यूनल रिलेटेड थिंग इज ऑर्डिनेंस ऑफ दैट ऑर्डिनेंस इज शुड बी क्वाश्ड। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। सो प्रोविजन जो क्वाश्ड कर दिया उसमें क्या क्या था कि एक तो ये क्वाश्ड किया कि 4 साल का जो टेन्योर है वो नहीं रहेगा और 50 साल प्लस एज का जो आपने मेंबर दिया है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट ब्रॉट इन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट। अब गवर्नमेंट क्या लेके आई है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट रिसेंटली विथ सेम प्रोविजन एंड चैलेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टफल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट फिर से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेके आई है और चैलेंज की है सुप्रीम कोर्ट में। समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी तक की कहानी इसमें यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सजेशन क्या है? सजेशन देखिए, वे फॉरवर्ड कह लीजिए, सजेशन कह लीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, ठीक है, मतलब नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन का गठन होना चाहिए विच वुड इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द ट्राइब्यूनल्स, जो ट्राइब्यूनल के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करे, ठीक है, कि किसी और का इसमें इंटरफेयर ना हो। इसलिए क्या चाहिए? नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की गठन की जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या मुद्दा हुआ कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एंड देयर शुड बी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट में और जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखा जाना चाहिए। तीसरा जो सजेशन है वो क्या कह रहा है कि टू सेटअप इंडियन ट्राइब्यूनल सर्विस, ITS की स्थापना की जानी चाहिए। चौथा क्या कह रहा है? टू फिल द वैकेंसीज। कितनी वैकेंसी है? आप जरा बताइएगा कि जज की वैकेंसी कितनी कितनी है। मैं पूछता हूँ, आपको पिछले दिन भी पूछा था, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया है। जा करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना जो है जज की बहाली सॉरी ये वैकेंसी है इंडिया में अभी आज का अभी जो मैंने बताया था वो डेटा बताइएगा। 5वां नंबर क्या है? फिक्स द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ये इसको देखिए, जितना भी आपने इशू में लिखा है ना उसी का उल्टा करके लिख दीजिएगा, सजेशन हो जाएगा, ठीक है। छठा क्या है पॉइंट? हैव जुडिशियल डोमिनेंस इन मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स। जुडिशियल डोमिनेंस होना चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। मैंने पहले भी कहा था, तो उसी चीज को जो है वो सजेशन में आप लिख सकते हैं। देयर शुड बी इंडिपेंडेंट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, मतलब किसी भी मेंबर को रिमूव करने के लिए भी इंडिपेंडेंट प्रोसीजर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मुद्दा था ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। थोड़ा सा हमने क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में भी देखा, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा ही है तो क्या करना है पता ही है आपको? लाइक शेयर कमेंट करना है, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। अपने 2-4 दोस्तों को बता दीजिए, आप लोगों से इतना मदद तो मैं मांग ही सकता हूँ, ठीक है। और कुछ एक को करना नहीं है, बस नोट्स बनाना है, उसको पढ़ते जाना है। और बस एक और चीज कि टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से जा करके, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी सब बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।